Hello everyone. In this part, we'll study about the previous year paper of Physiology and Biochemistry of year December 2022. So the first question is fill in the blanks. Carbohydrates are digested by salivary and pancreatic. तो जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो अमाइलेज होते हैं, वो सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं और पैनक्रियाज में भी. बॉहर इफेक्ट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज बिकॉज ऑफ इंक्रीज CO2 लेवल. हमने प्रीवियस पेपर में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बॉहर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है तो कुछ कीमोरेसेप्टर्स की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अनबाउंड कर देता है. अब हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, CO2 की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सेपरेट हो गया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इजीली टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो सकती है. तो बेसिकली टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉहर इफेक्ट है. द डैश इज इनिशिएटेड बाय माइलिन शीथ इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स. जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है वो किसके ऊपर होती है, न्यूरिलेमा के ऊपर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स परमानेंटली बाउंड टू एपोएंजाइम बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं रिलेटेड जो होती है कोफैक्टर, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. कोफैक्टर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बट वो टेम्परेरली बाउंड होते हैं, वेयर एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर कंपाउंड विच आर परमानेंटली बाउंड टू एपोएंजाइम. एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज इज प्रेजेंट इन द डैश मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट वन मैच द फॉलोइंग. वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन सी. मोनोसेक्राइड यहाँ पे है फ्रुक्टोज. स्किवेंजिंग रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं कैटालेज रिएक्शंस. आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. नाउ द मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो रेगुलेट कैसे हो रही है, वो एक प्रॉपर ऑर्डरली मैनर में कैसे हो रही है. द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर. तो जो भी हमारे डायफ्राम की मूवमेंट है, जो भी हमारे रिबकेज या इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट है, वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है, रेस्पिरेटरी सेंटर से. रेस्पिरेटरी सेंटर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड बोन्स ऑफ द ब्रेन. अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये ब्रेन के कौन से रीजन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स में. देर आर 4 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स दैट रेगुलेट द रेस्पिरेशन इन द बॉडी. तो 2 पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट है मेडुला में और 2 पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट है पॉन्स में. द 2 ग्रुप्स इन द पॉन्स आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप. तो अगर हम उन 4 पार्ट्स की बात करें, मेडुला के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उनका नाम है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. जो हमारे पॉन्स के अंदर प्रेजेंट है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर. Whenever the need for oxygen in the body increases, ventilation of the respiratory organ also increases. जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जब भी हम कुछ ज़्यादा एनर्जी का काम कर रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं अदरवाइज, तो हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनकी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब दे स्टार्ट टेकिंग इन मोर ऑक्सीजन. फॉर दिस पर्पज नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम दीज सेंटर्स टू द ब्रेन. तो बेसिकली क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, in the brain to the respiratory muscles, in particular the diaphragm and intercostal muscles, which become activated and cause. तो बेसिकली ब्रेन की सिग्नलिंग की वजह से जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ये और विग्रसली काम करेंगी so as to take in more air and so as to remove out more of CO2. Ventilation is regulated primarily by the amount of carbon dioxide present in lung air. वेंटिलेशन का जो कंट्रोल है, जो मेंटेनेंस है, वो CO2 पे भी डिपेंड करता है कि लंग्स के अंदर कितनी CO2 प्रेजेंट है. इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द इंस्पायर्ड एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ वेंटिलेशन. अगर जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा है, दैट मीन इनहेल तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उससे भी जो हमारा रेट ऑफ वेंटिलेशन है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, वो इंक्रीज हो जाएगा. ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड हैज़ अ मच स्मॉलर इफेक्ट ऑन वेंटिलेशन. वेयर एज ऑक्सीजन का इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें मिल ही रही है ना. बेसिकली ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने में फ़र्क पड़ेगा. अब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है, मतलब ये भी हो सकता है कि हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि जो हम एयर इनहेल करें, जैसे पोल्यूशन में, स्मॉग के केसेस में, या रात के टाइम में अगर हम कहीं बाहर ट्रीज़ वगैरह के पास है, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो CO2 रिच एयर है. तो अगर CO2 रिच एयर है तब भी हम ऑक्सीजन डेफिसिट हो रहे हैं, उस केस में भी जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग या वेंटिलेशन है वो इंक्रीज होगा. सो द कीमोरिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर सेंसिटिव टू इंक्रीज CO2. जो भी हमारे कीमोरिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव हैं किसके लिए, इंक्रीज CO2 के लिए. CO2 का लेवल बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड भी बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज होगी एंड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन सो दैट मोर CO2 इज एबल टू लीव द लंग. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा वेंटिलेशन, हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा सो दैट हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो भी ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 भी हम एक्सेल आउट कर दें. कीमोरिसेप्टर्स दैट आर सेंसिटिव
sensitive to changes in arterial carbon dioxide, oxygen and pH, transmit the information of these changes to the respiratory center. तो जो भी कीमोरिसेप्टर्स हैं, जब कीमोरिसेप्टर्स ये चेंज डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, कोई भी ऐसा चेंज जो ब्लड में CO2 लेवल से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड या पीएच से रिलेटेड हो, तो अगर पीएच भी लो हो रहा है, मतलब एसिडिक पीएच में जा रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसमिट करके कहाँ भेजेंगे? रेस्पिरेटरी सेंटर में, और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा बाय सेंडिंग इम्पल्सेस टू इंक्रीज और डिक्रीज वेंटिलेशन. दीज कीमोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड सेंट्रली एंड पेरिफेरली. मतलब ये जो कीमोरिसेप्टर्स है वो हमारी बॉडी में सेंट्रली हमारे मेन ट्रंक में भी होते हैं और पेरिफेरली बॉडी के साइड्स में भी होते हैं. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, नियर द मेडुलरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर. दे आर मेनली सेंसिटिव टू चेंजेस इन द पीएच ऑफ द ब्लड. तो जो हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और वो मेनली किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं? पीएच के चेंजेस को. जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है कैरोटिड बॉडीज़ में या आयोटिक आर्क में, तो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड, एंड आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन आर्टेरियल CO2, ऑक्सीजन एंड पीएच. वो तीनों चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं. अगर आर्टेरियल ब्लड मतलब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल या पीएच के लेवल में नॉर्मल से ज़्यादा कुछ वेरिएशन आएंगे तो वो डिटेक्ट करेगा और उसके अगेन सिग्नलिंग करेगा. Chemoreceptors located in the carotid bodies and aortic arc respond to decreased pressure of oxygen level by increasing the depth and frequency of breathing. तो अगर वो डिटेक्ट करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर CO2 प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो अगर ऑक्सीजन डेफिसिट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है या फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन सिंथेसाइज बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, हमारा मास्टर ग्लैंड होता है. इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ एंडोक्राइन सेल्स वेयर एटलीस्ट 7 hormones आर सिंथेसाइज. ऑल एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर ट्रॉपिक हार्मोन्स. तो 7 में से 3 हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और MSH, ये हमारे डायरेक्टिंग हार्मोन है, ये सीधा फंक्शन परफॉर्म करेंगे. वेयर एज जो बाकी हार्मोन्स हैं वो ट्रॉपिक हार्मोन है. ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब ये है कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या करें. So basically, they stimulate the secretion of other hormones from endocrine glands that are present in the parts of body. Growth hormone, prolactin, and MSH are direct-acting hormones. Secretory activity of the anterior lobe is controlled by secretions of neurosecretory cells in the hypothalamus. अब जो भी हार्मोन पिट्यूटरी से secrete हो रहे हैं, eventually उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस. सो बेसिकली अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे सारे वो हार्मोन्स दिए हुए हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी से. ग्रोथ हार्मोन, ये प्रोटीनेशियस है, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है लिवर को कि वो स्टोमेटोमेडिन रिलीज़ करें जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ प्रमोट हो. प्रोलैक्टिन पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी क्या करता है? प्रोलैक्टिन, लैक्टिन बॉडी लैक्टेशन से रिलेटेड है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस करता है. लिवर के अंदर दूसरी चीज़ ये इन्हांस करता है फेरोमोन्स. कुछ मैमल्स जो फेरोमोन सिक्रीट करते हैं तो उनकी भी सिक्रीशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन. नेक्स्ट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रमोट कर रहा है मेलानिन सिंथेसिस को. जो हमारी स्किन में मेलानिन होता है या हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर मेलानिन की लेयर्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है. हेयर कलर को कंट्रोल करता है, स्किन कलर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी पेप्टाइड है, प्रोटीनेशियस है. स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स. ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल कर रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स की हार्मोनल सिक्रीशन को. नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही पता चल रहा है कि ये किसको कंट्रोल कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को. सो इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज़ केमिकल नेचर इसका ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉइटी दोनों से बना हुआ. ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन फ्रॉम द थायराइड. थायरोक्सिन को और T3 की सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगेन ग्लाइकोप्रोटीन, कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ जर्म सेल्स इन टेस्टिस एंड ओवरी. क्योंकि जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो भी बेसिकली उनके जो इनिशियल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉलिकल्स से ही वो बनते हैं. तो उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है. द नेक्स्ट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, अगेन ग्लाइकोप्रोटीन, कंट्रोल secretion of steroid hormone responsible for male and female sexual characters, plus it triggers ovulation. The next one is antidiuretic hormone stored in posterior pituitary. अब ये हार्मोन रिलीज तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है बट ये स्टोर कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. पेप्टाइड स्टिमुलेट वाटर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी बाय स्टिमुलेटिंग इंसर्शन ऑफ वाटर चैनल्स और एक्वापोरेंट. तो ये हमारी बॉडी में जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किडनी कितना पानी रीएब्जॉर्ब कर रही है उसको ये कंट्रोल करते हैं. ऑक्सीटोसिन, दिस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये भी पेप्टाइड है और ये क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जिस टाइम एक लेडी की डिलीवरी है, पाल्चरेशन का टाइम जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, प्लस नर्सिंग या लैक्टेशन के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन. The next question is difference between the following pairs: blood lymph, a monotelic, ureotelic, epinephrine, non-epinephrine, and the last one is A band and I band. तो देखते हैं blood and lymph. Blood and lymph I think is a very
सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। ब्लड रेड कलर का होता है, आरबीसीज होते हैं, वेराज जो लिम्फ है वो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ आरबीसीज। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारी चीज़ें हैं, वेराज लिम्फ इज़ मोर लाइक प्लाज्मा, ये प्लाज्मा की तरह है लेकिन इसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है वो थोड़े बहुत होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। ब्लड इज़ एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी चीज़ें भी ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं बट मेन ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वो मेनली डील विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। वेराज लिम्फ जो है वो हमारे डिफेंस में काम करता है, तो जो हमारी इम्यून सिस्टम, जैसे हमारी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ पे मेनली हमारे फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो लिम्फ मेन रोल प्ले कर रहे हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम एक्सेट्रा, लेकिन लिम्फ के अंदर जो प्लाज्मा है उसके पास प्रोटीन्स नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक में। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, वेराज यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते अमोनोटेलिक एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, यूरियोटेलिक एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। वैसे देर आर 3 कैटेगरीज, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और थर्ड वन होता है यूरिकोटेलिक। ये रिलीज करते हैं यूरिक एसिड, जैसे कुछ बर्ड्स वगैरह, uric acid. So the key difference between a monotelic and ureotelic is ammonia is highly toxic for cells and body tissue but urea is less toxic. तो जो अमोनिया secrete करते हैं, अमोनिया जो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, whereas जो यूरिया होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। मोरोवर अमोनिया एक्सक्रीशन नीड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वाइल यूरिया एक्सक्रीशन नीड्स लेस वाटर। इसीलिए क्योंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है तो अगर उसको बॉडी से रिलीज़ करना है तो उस टाइम पे उसकी डाइल्यूशन के लिए मोर ऑफ द वाटर इज रिलीज विद इट, whereas इन कंपैरिजन यूरिया में जो वाटर रिलीज है वो कम होता है। और अगर हम यूरिक एसिड में देखेंगे तो यूरिक एसिड में वाटर रिलीज और भी कम होता है। तो अगर बात करें इनके करेक्टरिस्टिक्स की, सो अमोनिया जो है वो इजीली हाईली सॉल्युबल है वाटर में, यूरिया इतना ज़्यादा नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, अमोनिया के केस में ज़्यादा वाटर चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। टॉक्सिसिटी अमोनिया की हाई है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, वेराज मैमल्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। मेथड ऑफ सिंथेसिस कैसे हो रहा है अमोनिया का, ब्रेक डाउन हो रहा है अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे यूरिया में इन लिवर स्टार्टिंग अप फ्रॉम अमीनो ग्रुप्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स। मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन यूरिन डिफ्यूजेस थ्रू गिल्स, और मैमल्स में यूरिन के थ्रू होता है या फिर शार्क्स में डिफ्यूज होता है गिल्स के थ्रू। सो बेसिकली दिस वाज अ वेरी बेसिक डिफरेंस अबाउट अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर एपिनेफ्रीन वर्सेस एपिनेफ्रीन का डिफरेंस। ये दोनों ही हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। नॉर एपिनेफ्रीन एक हार्मोन है जो कि सर्व करता है न्यूरो ट्रांसमीटर का, एपिनेफ्रीन एक हार्मोन है जो इंक्रीज करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग। तो बेसिकली इसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं। एड्रेनालिन इज अ हार्मोन ऑफ फाइट ऑफ फ्लाइट, और ये क्या कर रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करता है। और नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। नॉरएपिनेफ्रीन इट इज़ प्रोड्यूस बाय एड्रीनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, और ये मेनली प्रोड्यूस होता है सिर्फ एड्रीनल मेडुला से। यूज्ड एज अ ड्रग टू रेज ब्लड प्रेशर, और ये यूज़ होता है मसल्स को एक्सर्शन से बचाने के लिए। इट इज़ अ कैटेकोलामाइन, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है नॉरएपिनेफ्रीन के, बट इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता। 80% ऑफ द मेडुलरी आउटपुट जो होता है वो नॉरएपिनेफ्रीन होता है, वेराज 20% जो मेडुलरी आउटपुट है वो एपिनेफ्रीन होता है। इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय एड्रीनल मेडुला। ये बाइंड करता है अल्फा 1 और अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ, और ये बाइंड करता है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ। इनके जो टारगेट सेल होते हैं उन पे अल्फा और बीटा 2 क्लास के रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एड्रेनालिन की, ये मेनली बाइंड करता है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, और ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो इंक्रीज करता है हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। वेयराज जो एड्रेनालिन है वो एंटीहिस्टामिन या शॉक ट्रीटमेंट या एलर्जिक ट्रीटमेंट इनमें रिस्पॉन्ड करता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंस बिटवीन ए बैंड एंड आई बैंड। तो अगर आप मसल का स्ट्रक्चर देखो, मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जोन्स फॉर्म होती है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो सेंटर में क्या है, एच बैंड, यहाँ पे हमारे पास जोन ऑफ ओवरलैप है, मतलब दो बैंड्स पिंक और रेड आप देख सकते हो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ये पूरा आ गया ए बैंड। वेयरएज आई बैंड में हमें ओवरलैपिंग जो है वो कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलती है, अगर आप यहाँ पे भी देखो। लेकिन एच बैंड भी हमें कहाँ मिल रहा है, ए बैंड के बीच में, और ये जो सेंटर वाली लाइन है वो जाती है एम लाइन।
The light bands are I bands containing thin filament, and the dark bands are A bands that contain thick and thin filament, with the thick filament running entire length of A band. जो thick filament है वो पूरी length के along spreaded हैं, जो pink वाले हैं, लेकिन जो thin filament है वो बीच बीच में half आ रहे हैं. The A band is made up of myosin filaments, whereas I band is made up of actin filament. A bands are anisotropic bands of sarcomere, whereas I bands are isotropic bands. तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें, A band जो है वो हमें डार्क नज़र आ रहा है, I band हमें लाइट नज़र आ रही है. ये मिडिल पार्ट में होते हैं, कंटेन्स अ वेरिएबल लाइट जोन. और I band जो होते हैं, द मिडिल पार्ट कंटेन्स अ डेंसली स्टेन्ड मल्टीलेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड जेड लाइन. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके बीच में I band के बीच में हमें एक लेयर नज़र आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन. और एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक पूरा एक सार्कोमेयर होता है. It has both myosin and actin filament. I band के पास सिर्फ actin filament है. Length of A band does not change during contraction, whereas I band shortens during contraction of muscle fiber. I band की length जो है वो change होती है, whereas A band की length जो है वो change नहीं होती. The next question is explain oogenesis in human female. Oogenesis का मतलब होता है production of eggs. तो जो egg की formation हो रही है, that is oogenesis. The production of egg cell or female gametes is a process known as oogenesis. The stem cells or the primordial germ cell for the female gametes are diploid. जो beginning, जो हमारे starting precursor cells होते हैं gametes के, वो diploid होते हैं और उनको बोलते हैं oogonia. उसके बाद they will undergo meiosis. meiosis में उनके chromosome number जो है वो half होंगे, ploidy half होगी. The first meiotic division of oocytes begin in the female just prior to her birth. तो जब female born भी नहीं होती, जब फीमेल अपनी मदर के वूम में ही होती है, उस टाइम पे जो oocytes है उनकी फर्स्ट टाइम मियोटिक डिवीजन होती है, या फिर जस्ट आफ्टर द बर्थ डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, एंड इज अरेस्टेड एट लेट प्रोफेस 1 स्टेज. लेकिन ये मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होकर रुक जाएगी फर्स्ट प्रोफेस स्टेज तक आके. एट दिस स्टेज द oocyte इज नोन एज प्राइमरी oocyte. In human ovary, the primary oocytes are held in the late prophase 1 stage at the time of birth till the time of ovulation on the onset of puberty. अब जो meiosis का प्रोसेस था वो लेट प्रोफेस 1 स्टेज में अरेस्ट हो गया था, रुक गया था, वो वहीं पे रुका रहेगा टिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. नाउ व्हेन अ गर्ल रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी लाइक 12 to 14 ईयर्स में, उस टाइम पे फिर ये जो मियोटिक डिवीजन है वो फर्दर कंटिन्यू होगी. एट दिस टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस दैट कॉजेज द पिट्यूटरी टू रिलीज FSH, LH एंड ग्रुप ऑफ प्राइमरी oocytes resume their meiotic activity. तो जब adolescent एज आएगी तो पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब रिलीज होंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte जो था वो अपनी मियोसिस को रिज्यूम करेगा एंड डिवाइड to form a large cell containing most of the cytoplasm, which becomes the secondary oocyte, and a small cell with the little cytoplasm and the nucleus. तो बेसिकली दो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एक होगा सेकेंडरी oocyte और उसके साथ एक छोटा सेल रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. The haploid secondary oocyte begin the second meiotic division. जो secondary oocyte बना उसमें फिर से meiosis होगी but remain arrested in metaphase 2 stage. और ये meiosis जो meiosis 2 स्टार्ट हो गया ये metaphase 2 में आके रुक जाएगी until it is penetrated by a sperm during fertilization. और ये meiosis कब complete होगी, ये division कब complete होगी, जब fertilization होगी. Thus oogenesis produces only one ovum because cytoplasm of primary oocyte gets unevenly distributed, resulting in one secondary oocyte and 3 polar bodies. तो बेसिकली इस डिवीजन में हमें क्या मिलता है, एक हमें एग मिलता है और उसके साथ और 3 पोलर बॉडीज मिलती है. सेकेंडरी oocyte डज नॉट एक्सक्लूड अ सेकेंड पोलर बॉडी अंटिल द oocyte हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये सेकेंडरी oocyte जो है उसकी मियोसिस रिज्यूम होगी और उस टाइम पे बनेगी उसकी सेकेंड पोलर बॉडी until it is penetrated by the sperm. The germ cells become a mature ovum after second polar body is released. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है oogonia. इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रही है, पहले माइटोटिक डिवीजन बिफोर बर्थ हो रही है तो बना प्राइमरी oocyte. फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte बनने के बाद इसकी जो डिवीजन है वो अरेस्ट हो गई कहाँ पे, मियोसिस 1 स्टेज. उसके बाद ये जो डिवीजन है जो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुई है, ये कब रिज्यूम होगी, ये रिज्यूम होगी प्यूबर्टी के टाइम में. तो प्यूबर्टी के टाइम में क्या होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएंगे और मियोसिस 2 बिगिन हो जाएगी. तो ये जो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte था इससे 2 सेल बनेंगे, एक स्मॉल सेल जो क्या फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बिग सेल जो हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte. ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 स्टेज में. और मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्ट होने के बाद इसकी जो डिवीजन है, इसकी जो मियोसिस है वो कब कंटिन्यू होगी, जब स्पर्म एंट्री होगी, यहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगी. जब ये होगी तो उसके बाद फिर रिलीज होगी सेकेंड पोलर बॉडी और रिलीज होगा फर्टिलाइज्ड एग. सो देर इज़ अनदर डायग्राम oogonia. उससे बना प्राइमरी oocyte, ये भी 2n है. मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 से हमें मिला एक सेकेंडरी oocyte और एक प्राइमरी पोलर बॉडी, दोनों की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड. उसके बाद मियोसिस 2 कंटिन्यू हुई. मियोसिस 2 कब कंटिन्यू होती है, मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाती है, कंटिन्यू होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम में.
ठीक है। ये जो पोलर बॉडीज़ हैं इनसे पोलर बॉडीज़ ही बनेंगी, जब ये डिवाइड होंगे तो दे विल गिव राइज टू पोलर बॉडी ओनली। वेयर एज जो सेकेंडरी oocyte है दैट विल गिव टू सेल्स, वन इज अनदर oocyte एंड द नेक्स्ट वन इज द पोलर बॉडी। सो ओवरऑल जो हमें 4 सेल्स मिल रहे हैं उसमें से 3 पोलर बॉडी है और एक जो है वो है ओवम। दिस अगेन इज द सेम डायग्राम। तो यहाँ पे 3 फेजेस आ गए। फर्स्ट फेज जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज है जहाँ पे माइटोसिस हो रही है। प्राइमरी oocyte जो बन रहा है दैट इज द ग्रोथ फेज, और उसके बाद जो डिविजन हो रही है जहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है, फिर मियोसिस 2 कब कंप्लीट हो रही है, जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, और लास्ट में हमें मिल रही हैं 3 पोलर बॉडीज और एक फर्टिलाइज ओवम। सो दिस इज मैच्योरेशन फेज। The next question is which hormones are secreted by human testes and what are their functions? तो बेसिकली अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, 2 ही हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्ट्रीन डायोन। एंडोस्ट्रीन डायोन भी एक प्रिकर्सर आ जाता है एंड्रोजन्स में। लेडिक सेल्स एंड सेटोली सेल्स आर स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसाइजिंग सेल्यूलर साइट इन द टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर 2 सेल्स हैं, लेडिक सेल्स और सेटोली सेल्स, ये रिलीज कर रहे हैं स्टेरॉयड हार्मोन। लेडिक सेल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्ट्रीन डायोन, द मेन सर्कुलेटिंग androgens of testicular origin. Androgens are essential for development of secondary sexual characters of male and for functional competence of accessory reproductive glands. तो जितनी भी सेकेंडरी सेक्शुअल डेवलपमेंट हो रही है या प्यूबर्टी एसोसिएटेड चेंजेस हो रही हैं वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही हैं, वो रिलीज हो रही हैं एंड्रोजेंस की वजह से। द मोर प्रोनाउंस्ड मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ दीज स्टेरॉइड्स इज द प्रमोशन ऑफ प्रोटीन एनाबॉलिज्म। उसके अलावा अगर इसका एक मेटाबॉलिक एक्शन देखा जाए तो वो ये होता है प्रमोशन ऑफ प्रोटीन एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन करना, एनाबॉलिज्म होता है बिल्डअप करना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो मेल्स की बॉडी है उनके अंदर प्रोटीन बिल्डअप करता है। एंड्रोजन डिक्रीज द यूरिनरी लॉस ऑफ नाइट्रोजन, ये प्रोटीन को कंजर्व कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है। तो यूरिन में जो नाइट्रोजन लॉस है, मतलब नाइट्रोजन लॉस क्यों होगा, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन कम हो रहा है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है विदाउट इंक्रीजिंग नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन ऑफ द ब्लड। लेकिन उस टाइम में मतलब ब्लड में भी जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रोड्यूस एटलीस्ट अ टेम्परेरी इंक्रीज इन बॉडी वेट। सिंस एंड्रोजन्स इंक्रीज प्रोटीन मैट्रिक्स ऑफ बोन, दे हैव बीन यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ skeletal defects. They also promote muscle growth. In human males, androgens are involved in the control of hair pattern, voice changes, skeletal configuration and regulation of sebaceous gland activity. तो बेसिकली ये सारे उनके सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, हेयर पैटर्न, वॉइस में जो चेंजेस आना, हाइट या स्केलेटल चेंजेस होना, ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड चेंजेस। एंड्रोजेंस ऑल्सो एक्सर्ट इफेक्ट अपॉन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस ट्यूब्यूल्स एंड दस इन्फ्लुएंस स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि स्पर्म प्रोडक्शन करना, तो ऑब्वियसली दे आर connected, they are influencing the sperm production. Testosterone, which is synthesized in the Leydig cell, diffuse into the tubule where it is the principal stimulus for germ cell differentiation. The accessory system of male ducts and glands are morphologically and physiologically dependent upon the production of androgens. तो जो भी accessory male ducts बन रहे हैं जैसे vas differenza या जितने भी glands बन रहे हैं जैसे corpus glands और prostate gland, इन सबकी डेवलपमेंट किस में डिपेंड करती है, एंड्रोजेंस में। The next question is how many molecules of CO2, NADH and FADH2 are produced in one cycle of citric acid. तो ये हम I'll put the link in the description जिसमें हम citric acid cycle के बारे में पढ़ते हैं और उसका जितना भी एनर्जी कैलकुलेशन है वो सारा पढ़ते हैं। अगेन यूरिया साइकिल वी हैव डन, यूरिया साइकिल पिछले पेपर में भी था, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। जो भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो अगर वो काम करेंगे एक एफिशिएंट वे में, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे उनका मैक्सिमम एक्टिविटी हमें नजर आएगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच कंडीशंस में। अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा या ये टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एंजाइमिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो पूरे तरीके से डिसरप्ट हो जाएगी। ये पूरा हमने पढ़ा है इन द चैप्टर एंजाइम, सो you can check the link in the description. The next is describe the proteins in terms of the level of organization, that is primary, secondary and tertiary. तो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें ना, सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, व्हेन मेनी अमीनो एसिड्स आर जॉइंट टू वन अनदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब इनमें फोल्डिंग शुरू होती है तो हमें अल्फा हेलिसेस मिलते हैं या फिर हमें बीटा प्लीटेड शीट्स मिलती हैं। उसके बाद ये जो हेलिक्स या शीट्स बन गई ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर लेयर करेंगे या कॉम्बिनेशन से मिक्स होंगे एंड दे विल रिजल्ट इन टू द टर्जरी स्ट्रक्चर एंड फर्दर और एक्सटेंसिव फोल्डिंग होगी तो हमें मिलेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको हम नॉर्मली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो अगर स्टार्ट करें प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ, द इम्यूनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज यूनिक टू दैट प्रोटीन एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन।
हमें पता है कि नियरली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन उनका जो सीक्वेंस होता है वो हर प्रोटीन के लिए यूनिक होता है. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा पॉलीपेप्टाइड चेन में. सीक्वेंस मतलब वो एक लाइन में लगे हुए हैं सीधे सीधे. इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स याद रखना. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए मेन बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस और ट्रांसलेशन. Post-translation modifications such as disulfide formation, phosphorylation, glycosylations are usually also considered a part of primary structure. अब अगर एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, कभी कभी उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन मतलब वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ग्लाइकोसाइलेशन कोई ग्लाइकोसिल ग्रुप या कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी लग गई, डाइसल्फाइड फॉर्मेशन मान लो 2 अमीनो एसिड आपस में लिंक हो गए डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर and cannot be read from the gene as they occur after translation is completed. Secondary structure. It refers to highly regular local substructures. Two main types of secondary structures are alpha helix and beta sheets. These are suggested in 1951 by Linus Pauling. These secondary structures are defined by pattern of hydrogen bonds between the main chain peptide group. तो बेसिकली अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, जो अल्फा हेलिक्स बन रहा है या जो बीटा प्लीटेड शीट्स बन रही है, उनके बीच में रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. The next is tertiary structure. It refers to the three-dimensional structure of protein molecule. Primary sequence of amino acids folds into secondary structure. Primaries जो थे वो straight chain थे, वो fold हुए बने secondary structure. अब ये जो secondary elements है, चाहे वो helices हो, sheets हो, turns हो या coils हो, ये एक दूसरे के साथ आएंगी, इनके बीच में interactions होंगी और ये बनेगा tertiary structure. और जो interactions है वो होंगी covalent interaction. This structure is functionally active as well as compact globular in nature. तो बेसिकली अगर प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए ना जिसमें वो फंक्शनली एक्टिव होता है तो वो होता है टर्जरी स्ट्रक्चर. द फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू टर्जरी इज ड्रिवन बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, बट द स्ट्रक्चर इज स्टेबल ओनली व्हेन द पार्ट ऑफ प्रोटीन डोमेन आर लॉक्ड इनटू प्लेस बाय स्पेसिफिक टर्जरी इंटरेक्शंस सच एज सॉल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड टाइट पैकिंग ऑफ साइड चेन्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो बेसिकली यहाँ पे जो उनकी बाइंडिंग हो रही है, लॉकिंग हो रही है, टाइटनिंग हो रही है, उसके लिए बहुत सारे बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सॉल्ट ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, टाइट पैकेजिंग और कोवेलेंट इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेट्रा. एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जब टर्जरी स्ट्रक्चर्स में और कंडेंसेशन होगी तब. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन in a multiple subunit complex. It reflects the fourth level of complexity in protein structure. Large proteins have molecular weight of more than 100 kilodalton, consist of 2 or more polypeptide chain. तो जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड यूनिट इज नोन एज subunit. These subunits have identical or different primary structure. The spatial arrangement or association of these subunits constitute the quaternary structure. तो बहुत सारे अलग अलग सबयूनिट्स, अलग अलग, कोई अल्फा शीट, कोई बीटा शीट, कहीं पे कैसा टर्जरी स्ट्रक्चर्स, ये मिलके एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. मल्टी सबयूनिट प्रोटीन परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन इन विच वन सबयूनिट में बी रेगुलेटरी इन नेचर एंड द अदर वन में बी कैटालिटिक. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सबयूनिट से बने हुए हैं और अलग अलग सबयूनिट का अलग अलग फंक्शन है. कोई कैटालिसिस का काम करे, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, कोई रेगुलेटरी काम कर रहा है. अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें उन प्रोटीन्स के जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो है हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज और उसके अलावा आयन चैनल्स. तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो प्रोटीन हमें देखने के लिए मिलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में. सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम जिसमें हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे इनके स्ट्रक्चर्स बढ़ते रहते हैं वैसे डिग्री ऑफ कॉइलिंग या इनकी जो कॉम्पैक्शन है वो इंक्रीज होती रहती है. The next question is how is fatty acid synthesis regulated? फैटी एसिड की सिंथेसिस, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, ये सब हमने एक सेपरेट वीडियो में करा हुआ है, सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड सेम फॉर ईटीसी का भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सो यू कैन चेक दैट. विद दिस वी आर डन विद द पेपर. और अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे तो 2 ही पेपर्स थे हमारे पास, वी डोंट हैव मेनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन दोनों पेपर्स में 3 चीज़ें बहुत कॉमन हैं. एक है यूरिया साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ईटीसी या ईटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और फैटी एसिड से. पिछले पेपर में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में था और इस पेपर में फैटी एसिड सिंथेसिस रेगुलेशन के बारे में. आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.